नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। बाई हेयू की खबर सुनकर यांगशी की आंखें अचानक चमक उठीं और वह उत्सुकता से पूछने लगा, क्या बात है? बड़े भाई बाई की जो भी अधूरी इच्छा है, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। चुकियाओ ने उसे एक नजर देखा और सिर हिलाते हुए उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हो गई। ऐसी भावना के साथ आप वरिष्ठ भाई बाई की स्मृति का सम्मान करते हैं। जबकि वह मर रहे थे, उन्होंने मुझे आपके यान परिवार के लिए 1000 लकड़ी संरचना सरणी स्थापित करने के लिए कहा था। क्या क्या? जब हम पहुंचे, वरिष्ठ भाई बाई पहले से ही दानव साधकों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे, मुश्किल से जिंदा थे। हमारे द्वारा लाई गई तृतीय श्रेणी की आत्मा की गोली उन्हें बचाने में असमर्थ थी। मैंने वरिष्ठ भाई से पूछा कि क्या उनकी कोई अधूरी बात है। उन्होंने बताया, आपके यान परिवार की सारी बचत उनके ट्रस्ट में है, वे आपको निराश नहीं होने दे सकते। इसके अलावा वरिष्ठ भाई बाई ने कहा कि यदि आपका बेटा जुआन स्टोन संप्रदाय में अभ्यास करना चाहता है तो उसे मेरा अनुसरण करना चाहिए। चुकियाओ ने ऊपर देखा, आध्यात्मिक शक्ति से उसकी आंखों में उमड़ते आंसू वाष्पित हो गए। यांगशी ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी सांस गले में अटकी हुई थी, वह कोई शब्द नहीं बोल पा रहा था। अब जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो भाई बाई के इरादों को कम मत करना। मैं तुम्हारे यांग परिवार के लिए एक व्यूह रचना तैयार करूंगा। चलो चलें। चुकियाओ ने यांग परिवार की जागीर में 1000 लकड़ी की संरचना स्थापित की और जियांग शियाओबाई को इस संरचना का उपयोग करना सिखाया। यांगशी चुपचाप पूरी प्रक्रिया देख रहा था। जब चुकियाओ जाने वाला था तो उसने अचानक पूछा, क्या अमर साधना अनंत जीवन के लिए नहीं है? अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? चुकियाओ ने रुककर कहा, गुरु ने हमें बताया था अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकते। हमारे धार्मिक संप्रदाय स्वाभाविक रूप से राक्षसों को वश में करने और बुराई को खत्म करने के लिए हैं। लेकिन भाई बाई आमतौर पर ऐसा नहीं कहते। भाई बाई ने कहा कि उन राक्षस साधकों को मानव जगत को नुकसान पहुंचाते देखकर उनका ताओवादी हृदय व्यथित होता है। यदि वे उस राक्षस साधक का उन्मूलन नहीं करते तो उनका ताओ का अनुसरण करने का कोई मन नहीं है। यदि आप शांति से नहीं रह सकते तो अनंत जीवन का क्या उपयोग है? यांगशी ने सिर हिलाया। यह बिल्कुल भाई बाई जैसा था। वह राक्षस साधक कौन है जिसने भाई बाई को मार डाला? चुकियाओ ने यांगशी को कोई जवाब नहीं दिया और एक आध्यात्मिक हिरण पर सवार होकर चली गई। दूर से उसकी आवाज जोर से आई, हम भाई बाई की मौत का बदला लेंगे और वरिष्ठ बहन ब्लड सोल वैली को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ब्लड सोल वैली मास्टर, बाहर आओ। ब्लड सोल वैली के मुख्य द्वार के बाहर बैंगनी बादल आसमान पर छाए हुए थे। मुरोंग जियुआन हवा में तैरती हुई खड़ी थी, उसकी आंखों से बैंगनी लाल बिजली चमक रही थी और उसके पीछे स्वर्गीय गड़गड़ाहट गूंज रही थी। उसके हाथ में एक लंबा भाला था जो आकाश की विशाल गड़गड़ाहट को निगल रहा था और सीधे रक्तरंग की घाटी की ओर इशारा कर रहा था। इस समय मुरोंग जियुआन बर्फ की तरह ठंडा दिखाई दिया, जिससे फाउंडेशन स्थापना की भयावह आभा फैल रही थी। मारने का गहरा इरादा वास्तविकता में बदल गया। हर सांस के साथ बिजली के अनगिनत बोल्ट निकल रहे थे। धमाका! एक बैंगनी लाल स्वर्गीय गड़गड़ाहट 100 मीटर लंबी तलवार में बदल गई और रक्त आत्मा घाटी में घुस गई। गुंजन! घाटी से लाल धुंध निकल रही थी, जिसने इस आश्चर्यजनक हमले को रोक दिया। बाहर आओ! धमाका! एक और थंडर ब्लेड! बूम बूम बूम! बार बार बमबारी के बाद 3 फाउंडेशन स्थापना दानव साधक रक्त आत्मा घाटी से बाहर उड़ गए। मुरोंग जियुआन, आप भी अभी फाउंडेशन स्थापना चरण में हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि हम आपसे डरते हैं? आज तुम सब मेरे कनिष्ठ भाई की मृत्यु में साथ दोगे। मुरोंग जियुआन ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया और थंडर तकनीक शक्तिशाली रूप से बढ़ी। बैंगनी बिजली कमल, बूम रंबल, आकाश से असंख्य बैंगनी लाल वज्र कमल बरसने लगे जो नीचे गिरते गए और तीनों को छिपने की कोई जगह नहीं मिली। रक्त सागर का अंत नहीं। भटकते भूत!
रक्तभूत का कब्जा। रक्त आत्मा घाटी के ऊपर आकाश रक्त और गड़गड़ाहट वाले समुद्रों की दुनिया बन गया, जिसमें 4 लोग एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे जिसने आकाश और पृथ्वी का रंग बदल दिया। निम्न श्रेणी के दानव साधक और जुआन पाषाण संप्रदाय के अनुयायी युद्ध क्षेत्र से बाहर थे और पास आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। महाशक्तियों के युद्ध का प्रभाव उनकी जान ले सकता था। नीम स्थापना के 7वें स्तर पर मुरुंग जीवान ने बिना पीछे हुए 3 समान स्तर के राक्षस साधकों का सामना किया। बाद में क्या हुआ? उस मुरुंग जीवान, जो एक असामान्य आध्यात्मिक जड़ के साथ पैदा हुई है, के पास गहन वज्र तकनीक है। यह राक्षस साधकों के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी है। एक साथ 3 का सामना करते हुए उसने तीनों को भारी चोटें पहुंचाईं। अगर अंत में रक्त आत्मा घाटी गुरु का हस्तक्षेप न होता तो वह उन सभी को वहीं मार गिराती। वह बहुत शक्तिशाली है। और तब इसके बाद जुआन पाषाण संप्रदाय के शिष्यों को बहुत प्रोत्साहन मिला और उन्होंने पूरे देश में कई राक्षस साधकों का सफाया कर दिया। रक्त आत्मा घाटी को अब कुछ समय के लिए कम सक्रिय रहना होगा और पिछले वर्षों की तरह अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करनी होगी। इस वर्ष हमारी किंशी कार्यशाला में अधिक लोग आएंगे। कितनी अफसोस की बात है, हम अभी भी भाई बाई का बदला नहीं ले सके। यांगशी चाय घर में बैठे बाहरी क्षेत्रों से आए किसानों की नवीनतम अग्रिम पंक्ति की खबरों पर चर्चा सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की निराशा झलक रही थी। बड़ी बहन भी ऐसा नहीं कर सकी। स्क्रीन के बाहर यांग जेनशुओ ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने यांगशी को अपने सिर के ऊपर एक काले रंग की स्थिति के साथ देखा। जब से बाई हेयू की मृत्यु हुई है, यांगशी की हालत बहुत खराब हो गई है। हर दिन बिटरस्वीट +++ की नकारात्मक स्थिति के बोझ तले दबे। 35% दक्षता कम होने के साथ वह इनेट ग्रैंडमास्टर तक कैसे आगे बढ़ सकता है? यांग जेनशुओ को लगा कि यांगशी को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उसे कुछ करने की जरूरत है। एक टिप्पणी वोट 3/1। जो चीजें पहले ही घटित हो चुकी हैं, उनके प्रति शक्तिहीनता की भावना सचमुच एक व्यक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर सकती है। अपनी मृत्यु से पहले भी बाई हेयू के विचार यांग परिवार पर ही केंद्रित थे, जबकि यांगशी अब केवल किंशी काउंटी में बैठकर चाय पी सकते थे। बाई हेयू के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। यांगशी जैसे व्यक्ति के लिए, जो स्नेह और धार्मिकता को बहुत महत्व देता था, यह यातनापूर्ण था। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन परिवार के बुजुर्गों की मांग के अनुसार उन्होंने परिवार के मामलों को पहले की तरह व्यवस्थित कर दिया। लेकिन चरित्र कार्ड झूठ नहीं बोलते। वह अब खुश नहीं था। वह प्रतिभा जो कभी उन्हें अलग बनाती थी, रोना और हंसना +++, अब उनके लिए बाधा बन गई थी। सौभाग्य से वह साधक नहीं था, अन्यथा वह इस समय निश्चित रूप से आंतरिक राक्षसों से घिरा हुआ होता। और यांग परिवार की वर्तमान स्थिति केवल यांगशी की परेशान मनःस्थिति तक ही सीमित नहीं थी। सबसे गंभीर मुद्दा यह था कि बाई हेयू की मृत्यु के साथ यांग परिवार का जुआन स्टोन संप्रदाय के साथ संबंध पूरी तरह से टूट गया था। उनकी फैक्ट्री अभी भी प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अनाज से बचाव वाले केक का उत्पादन कर रही थी। यदि उन्हें बेचा नहीं जा सकता था तो यांग परिवार द्वारा वर्षों से संचित किए गए आत्मा क्षेत्र व्यर्थ हो गए होते। उच्च उपज वाले संकर आध्यात्मिक अनाज पर ताओवादियों का अनुसंधान भी लगभग पूरा होने वाला था और यांग परिवार के लिए अनाज परिहार केक का उत्पादन भविष्य में और भी अधिक होगा। यह प्रतिवर्ष कई हजार स्पिरिट स्टोन्स हैं। यदि यह व्यवसाय नष्ट हो जाता तो यांग परिवार एक उभरते हुए अमर कबीले से सीधे गरीबी से ग्रस्त परिवार में तब्दील हो जाता। यह कुछ ऐसा था जिसे यांग जेनशुओ ने पूरी तरह से अस्वीकार्य पाया। 3000 स्पिरिट स्टोन्स को एक द्वितीय श्रेणी की व्यूह रचना के लिए बदला जा सकता है, जो फाउंडेशन स्थापना चरण की महान शक्ति को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर सकती है। क्या इससे अधिक प्राप्त करने से यांग परिवार को फाउंडेशन स्थापना चरण के हमलों को नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं मिल जाएगी? यहाँ तक कि अनुभवी फाउंडेशन स्थापना चरण के राक्षस भी यांग परिवार के खोल के बाहर से असहाय होकर केवल देख सकते थे, ताना मार सकते थे। कौन जानता है, हो सकता है कि फाउंडेशन स्थापना चरण के दुश्मनों को घायल करने में सक्षम व्यूह रचनाएं भी मौजूद हों। यदि स्थिति और भी बदतर हो जाए तो कुछ महंगे फाउंडेशन स्थापना ताबीज खरीदने से त्वरित समाधान मिल सकता है। आत्मा पत्थरों की प्रचुरता के साथ संभावनाएं बहुत अधिक थीं। जादू कला और स्थान के लिए धन सबसे अच्छा साथी है। यांग गेनशुओ का मानना था कि धन पहले आता है। उनका इरादा यांग परिवार को अमर साधना जगत का बैटमैन बनाने का था। धन का यह स्रोत यह नहीं टूट सका। जुआनबाओ टाउन का दौरा करना भी जरूरी था, जहां अच्छी चीजें खरीदी जा सकती थीं। यांगशी अब और निराशा में नहीं डूब सकते थे। यांग परिवार के मुखिया के रूप में उन्हें गतिरोध तोड़ना ही था। इस समय यांग गेनशुओ के दिल में एक साहसी विचार आया। अभिव्यक्ति। यांगशी आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है,
यांग परिवार की समृद्धि या बाई हेयू के लिए आपका प्रतिशोध। यांग परिवार, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं निश्चिंत होकर तुम्हें मामला संभालने दूंगा। यांगशी का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। वह अपने पूजनीय पारिवारिक पूर्वज से मार्ग दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या आप मजबूत बनना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास एक तलवार तकनीक है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, और एक बार इसमें थोड़ी महारत हासिल हो जाने पर यह ची शोधन चरण के साधकों को काट सकती है। और पूरी महारत हासिल हो जाने पर एक नश्वर शरीर भी आधार स्थापना साधकों को मार सकता है। सह कैसी तलवारबाजी है, इतनी गहन और रहस्यमय। इस तलवारबाजी को अमेरिकी आइडो के नाम से जाना जाता है। यह बहुत दबंग लगता है। एक भव्य चित्र चित्रित करने के बाद यांगशी का मूड स्पष्ट रूप से बेहतर हो गया, लेकिन इस भव्य चित्र को पूरा करने के लिए यांग जेनशुओ को निश्चित रूप से कुछ परेशानी उठानी होगी। अब जबकि यांग परिवार के पास बाई हेयू द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया सहस्त्र काष्ठ संरचना है, दानव साधकों को सबसे बड़ी मार्शल बहन द्वारा अस्थायी रूप से दबा दिया गया है और वे शांति के एक दुर्लभ क्षण का आनंद ले रहे हैं। यांगशी के लिए अब घर छोड़ने का शुभ समय है। इस वर्ष की पैतृक पूजा के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से जुआन स्टोन संप्रदाय की यात्रा करवानी चाहिए। यह अमेरिकी याइदो यांगशी की यात्रा के लिए यांग जेनशुओ का आश्वासन था। उन्होंने इस संसार में क्यूई शोधन अवस्था के साधकों के युद्धों का अवलोकन किया था। वे मुख्यतः अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने पर निर्भर थे, असाधारण घटनाएं उत्पन्न करने के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का आह्वान करने के स्तर पर अभी तक नहीं पहुंचे थे। यद्यपि वे जादुई कलाकृतियों में हेरफेर करने और विभिन्न मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम थे, फिर भी उनके शरीर नश्वर मांस ही रहे। वे यांगशी जैसे किसी व्यक्ति की शारीरिक गुणवत्ता के बराबर भी नहीं थे, जो एक अर्धचरणीय जन्मजात गुरु थे। शारीरिक जन्मजात क्षमताओं के शिखर पर एक गुरु की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस स्तर पर अमेरिकी याइडो के अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं। यांगशी उनकी पहली संतान थी और यांग जेनशुओ उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। खेल का समय कम करते हुए यांग जेनशुओ ने अपनी विदेश यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह अमेरिकी याइदो को खरीद सकते हैं, यांग जेनशुओ को इसकी कोई चिंता नहीं थी। स्वतंत्र अमेरिका, हर दिन बंदूक की लड़ाई। सड़क पर चलते हुए आप कुछ ब्रदर्स को अपना हार्डवेयर ले जाते हुए देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना सेफ हाउस स्थापित करते समय इस पर विचार किया था और यहां तक कि विदेश में पढ़ रहे एक मित्र से संपर्क कर उसे एक डीलर से मिलवाया था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वे इसे वापस नहीं ला सकते और उन्होंने यह मामला छोड़ दिया। अभी अभी उसने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल किया था और वह व्यक्ति अभी भी उस व्यवसाय में था। इसलिए यांग जेनशुओ ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। पहले मेरी जीवन रक्षक दिव्य गोली लगाओ। यांग जेनशुओ ने पिछली बार की तरह अपने गले में एक हड्डी मजबूत करने वाली और मांसपेशियां बनाने वाली गोली लटका ली। यह उसकी बीमा पॉलिसी थी, ताकि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उसकी जान बच जाए। बेशक यह अंतिम उपाय था। यांग जेनशुओ के पास अन्य उपकरण भी थे। निम्न ग्रेड सुरक्षात्मक जादुई कलाकृति, हरी लकड़ी जेड पेंडेंट। यह सक्रिय रूप से नुकसान को रोकता है। निम्न श्रेणी का आक्रामक जादुई कलाकृति, जादू तोड़ने वाला चाकू, ताबीज और जादुई कलाकृतियों के लिए बेकार लेकिन छोटा और तेज लोहे के ब्लॉक को काट सकता है। चारों ओर से मेरी सुरक्षा के लिए ढेर सारे एरे स्टोन्स। बेशक यांग जेनशुओ ने अकेले इस यात्रा को करने का साहस किया, जिसका मुख्य कारण उनकी बड़ी मार्शल बहन का समर्थन था। एक सुरक्षात्मक ताबीज जो क्यूई रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर के कई हमलों का सामना कर सकता है, उनमें से दो। टीएसके जब तक मुझ पर असॉल्ट राइफल चलाने वाले किसी व्यक्ति का छिड़काव नहीं होता, मुझे ठीक रहना चाहिए। इन सभी उपकरणों में एक बात समान थी, इन्हें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता के बिना भी सक्रिय किया जा सकता था। यांगशी ने व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया और उन्हें प्रभावी पाया। इसके अतिरिक्त यांग जेनशुओ ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसके 1.8 मीटर लंबे शरीर के बड़े फ्रेम पर अभी भी ड्रैगन टाइगर गोल्डन पिल के पूरी तरह से आत्मसात नहीं हुए निशान थे। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो मुझसे उलझने की हिम्मत करे, है ना? टकराना। वह बाहर आंगन में गया और अनार के पेड़ पर मुक्का मारा, जिससे वह 3 सेंटीमीटर तिरछा हो गया। द्वितीय श्रेणी अमर गोली, ड्रैगन टाइगर गोल्डन गोली। इसे लेने के बाद आप प्रतिभा ड्रैगन टाइगर पावर मौत का स्तर प्राप्त करते हैं। यांग जेनशुओ को अब लगा कि अगर वह भारोत्तोलन में उतरे तो आसानी से रिकॉर्ड तोड़ना कोई समस्या नहीं होगी। राक्षस जानवरों की शक्ति मेरी रगों में दौड़ती है। ठीक है, और पैसे क्या? मुझे झाओ के बूढ़े से और 5 लाख रुपए निकालने चाहिए। शायद काफी नहीं होंगे। वैसे भी यह एक दुर्लभ यात्रा है, ज्यादा गोला बारूद तैयार रखना बेहतर होगा।
बस बाकी 3 गोलियों से सारा पैसा इकट्ठा कर लो, वैसे भी उसे उस छोटी सी रकम की कमी महसूस नहीं होगी। यांग जेनशुओ ने झाओ डालोंग को फोन किया, जिन्होंने उनके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बैंक कार्ड की व्यवस्था भी की और उसमें पैसे जमा कर दिए। शक्तिशाली लोगों के साथ दोस्ती करना निश्चित रूप से सुविधाजनक है, अन्यथा उन्हें आगमन पर पैसे बदलने की परेशानी का सामना करना पड़ता। सौभाग्यवश वह पहले भी विदेश जा चुका था और उसके पास पासपोर्ट था, इसलिए उसे जल्दबाजी में पासपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यांग गेंशुओ ने सब कुछ तैयार करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ान बुक की। रास्ते में कुछ छोटी मोटी अड़चनें आईं, लेकिन चूंकि यांग गेंशुओ कुशल और साहसी थे, इसलिए उन्होंने कुछ अदूरदर्शी गुंडों को सबक सिखाया और सिर्फ 3 एरेस्टोन्स का उपयोग करके अपनी इच्छित अमेरिकी एआईडो को पूरी तरह से हासिल कर लिया। अपने टैबलेट पर रिमोट गेम एक्सेलरेशन के माध्यम से उन्होंने यांगशी के साथ संवाद किया और इस वर्ष का अनुष्ठान वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरा किया। अमर साधना जगत को अमेरिकी शैली के 1 बिलियन छोटे झटके प्रदान करना। सारा काम निपटाने के बाद वह घर लौट आए। पूरी यात्रा में उन्हें सिर्फ 4 दिन लगे। खेल में यांगशी ने अजीब आकार के हथियारों से भरे एक बड़े बक्से और सिल्वर के रंग के गोला बारूद के कई बक्सों को देखा। उसका चेहरा प्रश्नचिन्हों से भरा हुआ था। क्या यह पुराने पूर्वज, यह चीज तलवार नहीं है? सही कहा, अमेरिकी एआईडो एक प्रकार की लंबी दूरी की तलवारबाजी है। आप इस एआईडो तलवारबाजी का अभ्यास कैसे करते हैं? इसे उठाओ, लोड करो, बैंग 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 आ। 0 वोट 3 बचे। आग्नेयास्त्रों की सरलता ने उन्हें काफी सुलभ बना दिया। यांगशी जैसे मार्शल साधक के लिए शारीरिक फिटनेस और दृष्टि दोनों असाधारण रूप से मजबूत थे। तीक्ष्ण लक्ष्य के साथ जन्मे यांग गेंशुओ ने उसे केवल यह दिखाया कि इसे कैसे चलाया जाता है, और थोड़े अभ्यास के बाद यांगशी 100 मीटर की दूरी से सटीकता के साथ ग्लॉक पिस्तौल चला सकता था। दूर एक पेड़ से तोड़े गए फलों को देखते हुए उसने कुछ देर तक विचार किया। पुराने पूर्वज, यह एआईडो तलवार यह क्रॉसबो जैसी क्यों लगती है? छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हो, बस अभ्यास करो और जब तुम बाहर निकलोगे तो यह चीज तुम्हें सुरक्षित रखेगी। यांगशी ने हैंडगन के पैटर्न को सहलाया और संतुष्ट भाव प्रकट किया। इस एआईडो तलवार की शक्ति एक हमले के ताबीज के बराबर है, और यह बर्फ तीर तकनीक या लकड़ी के भाले की तकनीक से बहुत तेज है। मैं यह भी नहीं देख सकता कि गोलियां कैसे निकलती हैं, मानो आप सचमुच गोली देख सकते हो। यहां तक कि एक सामान्य पिस्तौल से भी गोलियां सुपरसोनिक होती हैं। क्या आप जैसे जन्मजात ग्रैंडमास्टर गोली को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं? यहां तक कि आपके स्वामी भी चकित हो जाएंगे। जब यांग शी शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें प्रेरणा की एक चिंगारी महसूस हुई। मैं अपने मालिक पर इसकी ताकत आजमाने जा रहा हूं। देखते हैं वो इस अमेरिकी यादों को देख पाते हैं या नहीं। फिर वह उत्साह से भरा हुआ चला गया। यांग जेनशुओ, गुरुजी, मैं आपके साथ तलवारबाजी का अभ्यास करने आया हूं। यांगशी की आवाज सुनकर लियू वुहेंग हल्के से हंस पड़ा। है, तुम आज स्वेच्छा से मेरे साथ तलवारबाजी का अभ्यास करने आ रहे हो, इसलिए अगर मैं थोड़ा जोर लगाऊं तो अपने गुरु को दोष मत देना। अपने प्रिय जिहान के इस मूर्ख के प्रति आकर्षित होने के विचार मात्र से ही लियू वुहेंग क्रोधित हो गया। वह हाथ में तलवार लेकर बाहर निकला। छोटे बच्चों को परेशान करने के आरोपों से बचने के लिए मैं पहले तुम्हें 3 कदम चलने दूंगा, फिर टकराना। यांगशी के शॉट ने लियू वुहेंग की प्रोटेक्टिव ट्रू क्यूई को चकनाचूर कर दिया। लियू वुहेंग की सांसें अटक गईं जब उसने अपने वस्त्र में धंसी गोली को देखा, फिर यांगशी के हाथों में पिस्तौल पर नजर डाली। क्या यह सचमुच तलवारबाजी है? हाँ, यह है। किस तरह की तलवार? यांग परिवार पारंपरिक अमेरिकी एआईडो तलवार। यह एक क्रॉसबो जैसा हथियार है जिसे लोड करना जरूरी है ना? हालांकि यह शक्तिशाली है, इसे लोड करने में बहुत समय लगता है। टकराना। लियू वुहेंग की कमर पर लगे जेड पेंडेंट से एक चमकती हुई सुरक्षात्मक जादुई डिवाइस ने उसे हमले से बचा लिया। क्या मेरा जादुई उपकरण चालू हो गया? आप जानते होंगे कि एक सुरक्षात्मक जादुई कलाकृति के लिए अपने बचाव को स्वायत्त रूप से सक्रिय करने के लिए हमले को एक निश्चित स्तर तक पहुंचना चाहिए, विशेष रूप से क्यूई शोधन क्षेत्र से पर्याप्त शक्तिशाली हमला अब लियू वुहेंग को धमकी दे सकता है। यांगशी को अच्छी तरह पता था कि उसके स्वामी के पास सुरक्षात्मक धर्म खजाना है, अन्यथा वह बेतरतीब ढंग से गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता। मालिक, क्या आपने मुझे 3 चालें नहीं दी? लीजिए, तीसरी चाल आ रही है, इसे जरूर पकड़िए। मैंने अभी तुम्हारे हथियार को कम आंका था, लेकिन अब से तुम मुझे दोबारा नहीं छूओगे। लियू वुहेंग छोटे से आंगन में अजगर की तरह दौड़ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका शिष्य उसे एक और गोली से सटीक निशाना लगा सकता है। चलो, तीसरी चाल चलो।
तीसरी चाल बर्स्ट फायर, धमाका 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 धमाका। क्लिप खाली करने में अमेरिकी एआईडो की महारत। गोलियों की बौछार के बीच ड्रैगन की तरह तेज लियू वुहेंग भी उन सभी को चकमा नहीं दे सका। खराब परिशुद्धता का अर्थ है सटीक प्रहार, धन का अर्थ है मारक क्षमता का कवरेज। पर्याप्त, लियू वुहेंग ने यांगशी को लात मारी और उसे उड़ा दिया। तुम विद्रोही शिष्य, यदि तुमने मुझे फिर से मारा तो मेरी सुरक्षात्मक जादुई कलाकृति फट जाएगी। हालांकि लियू वुहेंग ने यांगशी के हमले को रोक दिया था, फिर भी उसके दिल में एक सिहरन-सी महसूस हो रही थी। अगर उसके पास सुरक्षात्मक जादुई कलाकृति न होती तो ऐसा विस्फोटक हमला उसके अर्धचरणीय जन्मजात गुरु के शरीर के साथ भी कुछ ही वार के बाद उसे गंभीर रूप से घायल कर देता। यदि यह उसके सिर पर लग गया तो उसे नहीं लगता कि वह इसे झेल पाएगा। यांगशी ने संघर्ष करते हुए जमीन से अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास किया। गुरुजी, क्या मेरी तलवार तेज थी? लियू वुहेंग ने आंखें घुमाकर जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है, अगर यह तेज नहीं होता तो क्या मैं इससे बच सकता था? उसने यांगशी को गोली चलाते देखा था और उसका शरीर अवचेतन रूप से हिल गया था, लेकिन यह इतनी तेज थी कि वह बच नहीं सका। इससे पहले कि वह अपने भाग्य का उपयोग कर पाता, उसके पास उसके अर्धचरणीय जन्मजात गुरु के सुरक्षात्मक सच्चे क्यूई को तोड़ने का समय भी नहीं था, और उसने उस सुरक्षात्मक जादुई कलाकृति को लगभग नष्ट कर दिया जिस पर उसने बहुत सारा भाग्य खर्च किया था। गुरु, यदि आप इसे नहीं टाल सके तो क्या एक क्यूई शोधन चरण साधक इसे टाल सकता है? शायद नहीं, लेकिन क्यूई शोधन चरण साधक के पास और भी तरकीबें होती हैं। शायद कोई रक्षा जादू जो आपके हमले को रोक सके। आपका हमला जबरदस्त है, लेकिन अगर वह खत्म हो जाए और विरोधी का जादू न तोड़ पाए तो क्या होगा? फिर मैं मैगजीन बदलूंगा और एक और राउंड फायर करूंगा। आप अभी भी गोली चला सकते हैं। लियू वुहेंग अपनी गर्दन सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। यह चीज बहुत तेज थी, इससे बचना नामुमकिन था। अगर यांगशी सचमुच दूरी बनाए रखता और गोलियां चलाता रहता तो उसे यकीन नहीं था कि वह इस नौजवान को हरा पाएगा। यांगशी ने अपने गुरु की प्रतिक्रियाओं और प्रतिरणनीतियों को याद किया, फिर अपना सिर हिलाया। पर्याप्त नहीं। अमेरिकी एआईडो तलवार एक ही वार में जीवन और मृत्यु का फैसला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे और अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है। यह सोचते हुए वह चला गया, जबकि लियू वुहेंग ने पीछे से पुकारा, अरे साले, भाग मत, अब मेरी बारी है। अपने मालिक को गोली मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इधर आ। यांगशी के जाने के बाद लियू वुहेंग ने धीरे से उसके जेड पेंडेंट को छुआ। घर पर आराम से बैठे रहना और फिर बेवजह पिटाई खाना। सौभाग्य से यह जेड पेंडेंट अपने आप आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित कर सकता था, जिससे उसकी सुरक्षा बहाल हो जाती, अन्यथा वह बहुत दुखी होता। यह एक जीवन रक्षक खजाना था। यांगशी की अद्वितीय अमेरिकी एआईडो तलवार को याद करते हुए लियू वुहेंग ने इसकी तुलना कुछ क्यूई रिफाइनिंग स्टेज कल्टिवेटर्स से की, जिन्हें उन्होंने पहले चुनौती दी थी, और महसूस किया कि हालांकि उनके मंत्र अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन कोई भी इस हथियार की गति, क्रूरता और आवृत्ति से मेल नहीं खा सकता था। यह हथियार सचमुच किसी अमर प्राणी के लिए खतरा बन सकता है। क्या यह कोई जादुई कलाकृति भी हो सकती है? लियू वुहेंग सवालों से भरा हुआ था। यांगशी घर लौट आए और सोचने लगे कि अपने अमेरिकी एआईडो की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। यांग जेनशुओ की इस पर केवल एक ही राय थी, बस बंदूक बदल दो। अगर छोटी हैंडगन से वार नहीं हो रहा तो सबमशीन गन इस्तेमाल करो, गोली का एक ही धमाका उसे उड़ा देगा। लेकिन यांगशी के विचार कुछ अलग थे। उनकी नजर अपने सबसे बड़े बेटे यांगफू पर थी। यांग परिवार की जागीर के बिल्कुल मध्य में 5 आध्यात्मिक मोती हवा में तैर रहे थे, जो एक रहस्यमयी सरणी बना रहे थे। 5 तत्व एकत्रित करने वाली आत्मा सरणी। आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार सरणी में डाली जा रही थी और यांगफू इसके बीच में बैठा था, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और जारी कर रहा था। उसके गले में हर 5 सांसों में एक पृथ्वी सार पत्थर टिमटिमा रहा था। यांगफू, जो अब 6 साल का हो चुका था, पंचतत्व स्थानांतरण कौशल का अभ्यास कर रहा था। बाह्य रूप से वह भ्रूण श्वास क्षेत्र की तीसरी परत पर था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति 5वीं परत के साधक के बराबर थी। उनके शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति लगातार 5 तत्वों के माध्यम से प्रसारित होती रही, जिससे उन्हें किसी भी 5 तत्व जादू का अभ्यास करने की अनुमति मिली। हमेशा दूसरों का मुकाबला करने की, कभी भी उनका मुकाबला नहीं किया गया। यांगफू की तकनीक की क्षमता अत्यंत उच्च थी। बात बस इतनी थी कि यांग परिवार के पास उसे सिखाने के लिए कोई शक्तिशाली तकनीक नहीं थी, केवल उनकी अपनी तकनीकों में शामिल बुनियादी मंत्र ही थे। और बुनियादी मंत्र जरूरी नहीं कि कमजोर हों। फोर, आओ मेरी हैंडगन पर गोल्डन स्वॉर्ड स्किल लागू करो। यांगफू ने अपनी साधना से बाहर आकर एक सुनहरी रोशनी की किरण बनाई
और उसे यांगशी की पिस्तौल में दाग दिया। स्वर्ण तलवार कौशल, जो स्वर्ण तत्व आध्यात्मिक शक्ति की एक परत के साथ हथियारों को ढकता है, जादुई खजाने को काटने और बुरी आत्माओं को मारने के लिए हथियार की शक्ति को बहुत बढ़ाता है। यह अनेक स्वर्ण तत्व साधकों के लिए एक प्रारंभिक मंत्र था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन चूंकि इसमें हथियार को शत्रु के करीब रखना आवश्यक था, इसलिए इसकी व्यावहारिकता काफी सीमित थी। यह बर्फीले तीर या अग्निगोलों को फेंकने जितना अच्छा नहीं था, न ही जियांग पिची की तकनीकों की तरह पृथ्वी आत्माओं को बुलाने जितना लचीला था, जिसका उपयोग केवल भ्रूण श्वास क्षेत्र के ढीले साधकों द्वारा किया जाता था, जिनके पास युद्ध में ज्यादा रणनीति नहीं होती थी। अब यांगशी की पिस्तौल स्वर्ण तलवार कौशल से ढकी हुई थी, जो सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी और माप से परे तेज थी। यांगशी ने आंगन में एक विशाल चट्टान पर निशाना साधा और ट्रिगर खींच दिया। टकराना। एक गोली सुनहरी रोशनी के साथ निकली, जिसमें स्वर्ण तलवार क्यूई जैसी शक्ति थी। वह सीधे पत्थर में घुस गया और जमीन में एक छोटा सा छेद कर गया। इससे पहले यह बंदूक चट्टानों में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। यांगशी बहुत खुश हुआ और बाहर भागा। गुरुजी, मैं आपके साथ तलवारबाजी का अभ्यास करने आ रहा हूँ। 2 टिप्पणी वोट 3/2 यांगशी के अमेरिकी एआईडो के स्वर्ण तलवार कौशल संस्करण ने एक ही वार से लियू वुहेंग की सुरक्षात्मक जादुई कलाकृति को चकनाचूर कर दिया। उसके हाथ से तुरंत खून बहने लगा। क्या यह कोई जादू है? लियू वुहेंग ने यांगशी को अविश्वास से देखा, उसका चेहरा भ्रम से भर गया। उनका अपना शिष्य भी मार्शल आर्ट में उतना ही निपुण था जितना कि वह स्वयं थे, तो फिर अचानक उन्होंने कैसे जादू करना शुरू कर दिया? यांगशी जोर से हंस पड़े। अब समझ आया। अमेरिकी एआईडो की असली ताकत इसी तरह उजागर होनी चाहिए। स्वर्ण तलवार कौशल सचमुच एक दिव्य तकनीक। मास्टर, वहीं खड़े रहो, हिलो मत, मुझे कुछ और वार करने दो। लियू वुहेंग के दिल में ठंडक महसूस हुई और वह पिछवाड़े की ओर चिल्लाया, जिहान, तुम्हारा बड़ा प्रशिक्षु भाई यांग कहता है कि वह तुमसे बात करना चाहता है। सच में? भाई लियू जिहान पिछवाड़े से दौड़ता हुआ आया, उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। इस बीच यांगशी पहले ही घटनास्थल से भाग चुका था। एक कायरतापूर्ण कृत्य। लियू वुहेंग ने यांगशी को भागते हुए देखकर उपहास किया, लेकिन उस हमले के बारे में सोचकर लियू वुहेंग भी मन ही मन हैरान रह गया। उसने कभी भी ऐसा क्यूई शोधन चरण साधक नहीं देखा था जो इतनी उच्च गति, उच्च आवृत्ति और उच्च शक्ति वाला हमला करने में सक्षम हो। मेरा शिष्य वह जाकर कल्टीवेटर्स को मारने की योजना तो नहीं बना रहा है ना? यांगशी ने कुछ सामग्री एकत्र की और पुनः प्रयास किया और पाया कि स्वर्ण तलवार कौशल से भरी गोलियां अविनाशी थीं तथा जादुई कलाकृतियों को छोड़कर लगभग हर चीज को तुरंत नष्ट करने में सक्षम थीं। हाँ, यह तो बहुत दिलचस्प है। यांगशी की तकनीक में वाकई कुछ खूबियां हैं। उच्च गति वाली गोलियां स्वर्ण तलवार कौशल की अजय तीक्ष्णता में लिपटी हुई। उच्च गति प्लस उच्च प्रवेश, यह साधारण गोलियों में प्रवेश शक्ति की कमी की भरपाई करती है, उनकी शक्ति को दोगुना से भी अधिक कर देती है। यह शक्ति निश्चित रूप से सिर्फ खेल के लिए नहीं है। यांग जेनशुओ को लगा कि यांगशी किसी बहुत ही अनोखी चीज के साथ खेल रहा था। एक पूर्ण क्लिप फायर करने के बाद यांगशी की स्वर्ण तलवार कौशल की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। यह अवधि अभी भी पर्याप्त नहीं है, बेहतर होगा कि यह थोड़ी और लंबी चले। और अगर मुझे बाहर जाना पड़े, मैं फुअर को साथ नहीं ला सकती, तो मुझे क्या करना चाहिए? वह एक क्षण तक सोचता रहा, फिर अचानक अपने माथे पर थपकी दी। घर पर कई स्वर्ण तलवार कौशल ताबीज हैं। इससे पहले जियांग पिची से निपटने के लिए यांग परिवार ने ढेर सारे ताबीज इकट्ठा किए थे, जिनमें से कुछ स्वर्ण तलवार कौशल के ताबीज थे जो जियांग शियाओबाई के लिए नजदीकी मुकाबले में उपयोग करने के लिए तैयार किए गए थे। लेकिन केवल जन्मजात ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने पर ही मार्शल कल्टीवेटर्स ताबीजों को सक्रिय करने के लिए अपनी जन्मजात सच्ची क्यूई का उपयोग कर सकते हैं। उसी समय आकाश में बड़े बड़े अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। तो फिर आप एक जन्मजात ग्रैंड मास्टर क्यों नहीं बन जाते? अचानक यांगशी को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ठीक है, मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? 4 साल पहले उन्होंने कई वर्षों की कठिन साधना, स्पिरिट राइस, स्पिरिट फ्रूट, स्पिरिट मीट खाने, अस्थि मज्जा सफाई की गोलियां और ड्रैगन टाइगर गोल्डन गोलियां लेने, मिंगक्सिन तकनीक का अभ्यास करने और इन्नेट ग्रैंड मास्टर्स के साथ दैनिक प्रशिक्षण के बाद पहले से ही हाफ स्टेप इन्नेट हासिल कर लिया था। यांगशी आंगन में खड़ा, विचारों में खोया हुआ, अपने मालिक के शब्दों को याद कर रहा था। एक जन्मजात ग्रैंड मास्टर क्या होता है? जब किसी का शरीर पूर्णता के लिए प्रशिक्षित हो जाता है, आंतरिक शक्ति से भर जाता है, दिव्य विचार परिपूर्ण हो जाते हैं, सार क्यूई और आत्मा एकीकृत हो जाते हैं, तब कोई जन्मजात सच्ची क्यूई की एक सांस ले सकता है और जन्मजात ग्रैंड मास्टरी प्राप्त कर सकता है। मेरा सार और क्यूई पहले से ही प्रचुर मात्रा में हैं,
मैं इन्नेट ग्रैंड मास्टर क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? मेरी आत्मा कहाँ है? उस क्षण मिंगशिन तकनीक अपने आप काम करने लगी और यांगशी का मन असाधारण रूप से निर्मल हो गया। वह लगातार इस बात पर विचार कर रहा था कि उसकी आत्मा क्या है और वह अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुई है। कारण का पता न लगा पाने के कारण वह बेचैन होता गया। उसके शरीर से खतरनाक आभा निकल रही थी। हृदय को शांति। यांगशी की स्थिति देखकर यांग जेनशुओ ने तुरंत आशीर्वाद दिया। यांगशी के मन में एक सुनहरी रोशनी प्रवेश कर गई, जिससे वह तुरंत शांत हो गया और उसके अस्तव्यस्त विचारों में स्पष्टता का एक धागा सा आ गया। मुझे एक सफलता की जरूरत है, यांग जेनशुओ ने ताली बजाई, इसे एक दुर्लभ अवसर के रूप में पहचाना। यांगशी ने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है, अब समय आ गया है कि वह इस बाधा को पार कर ले। यांगशी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल वह चेतना के सागर में था। यह पूरी तरह से शून्य था, सब कुछ से खाली। इरादा हृदय का अनुसरण करता है, मार्ग हृदय से ही निकलता है। मेरा मार्ग रिक्त और शून्य है। मैं दिव्य विचार को कैसे संघनित कर सकता हूँ? विशाल शून्यता को देखकर अंततः उसे समझ में आया कि उसने अभी तक इन्नेट ग्रैंड मास्टर का पद क्यों हासिल नहीं किया था। उसके पास अपना कोई रास्ता नहीं था। गुरु बिना निशान वाली तलवार लेकर रास्ते में आए, मानो हवा का कोई निशान न हो, उनके हृदय में कोई हलचल न हो। साधकों के बारे में बात करें तो वे उन्हें बस इसी तरह देखते थे, उदासीन हृदय से केवल मार्शल आर्ट की चरम सीमा तक ही खोजते रहते थे। लियू वुहेंग एक स्वाभाविक तलवारबाज थे। उन्होंने कभी नहीं माना कि इन्नेट ग्रैंड मास्टर मार्शल कल्टीवेशन का अंत था। उनका तरीका महान दानाई मार्शल संत के समान ही था, जो मार्शल आर्ट की वास्तविक सीमा का अनुसरण कर रहा था। पिछली बार जब उन्होंने और उनके शिष्य ने एक दानव पथ क्यूई शोधक साधक को रोका था, तभी उन्हें पता चला उनके गुरु की शक्ति इतनी अथाह थी कि वह दूसरे स्तर के क्यूई साधक से भी मुकाबला कर सकती थी, बिना पीछे छूटे। झाओ कुआंगफेन का रास्ता पागलपन है, इसलिए वह अकेले ही खतरों का सामना करने का साहस करता है। वह अपने रास्ते पर केंद्रित रहता है, अपने से कमतर सभी लोगों का तिरस्कार करता है, पागलपन के रास्ते से उस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है ताकि जन्मजात महागुरु की प्राप्ति हो सके। मेरा रास्ता क्या है? उसी क्षण बाई हेयू की आकृति यांगशी के सामने प्रकट हुई। अगर मैं दानव साधकों का उन्मूलन नहीं कर सकता, तो मेरा मन मार्ग के लिए नहीं है। अगर मैं अपनी इच्छानुसार जीवन नहीं जी सकता, तो दीर्घायु का क्या उपयोग है? उस क्षण यांगशी को एक अद्भुत अनुभूति हुई। दिव्य इंद्रिय स्थान कांप उठा और उसका संपूर्ण आभामंडल निरंतर ऊपर उठता गया। आंतरिक श्वास हृदय विधि मिंगक्सिन तकनीक तेजी से काम करती है। सच्ची क्यूई उसके शरीर के भीतर पागलों की तरह घूमती है, धीरे धीरे उसकी त्वचा के माध्यम से रिश्ती है। उस क्षण दिव्य इंद्रिय स्थान में एक सीलबंद स्मृति भी उभरी। यह यांग परिवार की पैतृक कब्र पर पैतृक समारोह से एक दिन पहले की बात थी। यांगशी पहली बार किंगशी काउंटी लौटे और 10 साल पहले की यादों के सहारे यांग हवेली के पूर्व स्थल तक वापस पहुंचे। अब उस जगह पर जियांग हवेली लिखा हुआ था। वह खुद को रोक नहीं पाया और दीवार पर चढ़कर उस जगह को देखने लगा जहां वह और उसके माता पिता कभी रहा करते थे, लेकिन जियांग परिवार के क्रूर नौकरों ने उसे बेरहमी से पीटा और सड़क पर फेंक दिया। उनकी कुशल कुत्ता पीटने की छड़ी तकनीक बेकार साबित हुई क्योंकि उन्हें हर जगह पीटा गया। यहाँ तक कि एक साधारण नौकर भी उसे हरा सकता था। उसकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा इतनी साधारण थी कि वह भिखारियों के बीच भी उत्कृष्ट नहीं थी। वह अपने परिवार का बदला कैसे ले सकता था? यांगशी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बदला लेने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया, लेकिन वह जानता था कि वह निराश नहीं हो सकता। इतने वर्षों के बाद उसे पता था कि उसके अंदर एक विशेष प्रतिभा है। जब भी वह हंसने का मौका पाता, तो वह जो भी करता उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्रतीत होता। इसलिए बदला लेने के लिए उसने अस्थायी रूप से अपनी नफरत को भूलने का फैसला किया। वह अपने पूर्वजों की कब्र पर गया, जहां उसने अपने पूर्वजों के सामने बहुत सारी बातें की, लेकिन घृणा। मैं यांगशी इसे कभी नहीं त्यागूंगा। मैं इसका सामना सर्वोत्तम संभव स्थिति में करूंगा। भाई बाई, मैं जानता हूं कि आप एक फाउंडेशन स्थापना चरण साधक के हाथों मारे गए। मैं क्रोधित हूं, मैं दुखी हूं, मैं अपने दांत पीसता हूं, लेकिन मैं आपका बदला लेने के लिए 4 शब्द कहने की हिम्मत नहीं करता। आपने मुझे अपना विश्वासपात्र, एक पथप्रदर्शक माना, फिर भी मैं नींव स्थापना चरण शब्दों से भयभीत हूँ। हालांकि मेरी शक्ति अर्धचरणीय सहज अवस्था तक पहुंच गई है, फिर भी मैं पहले वाले उस छोटे भिखारी जितना साहसी नहीं हूँ। हास्यास्पद। एक फाउंडेशन स्थापना चरण कल्टीवेटर भी खून बह सकता है। जहां दिल ले जाएगा, सफलता वहां आएगी। कौन कहता है? एक नश्वर व्यक्ति फाउंडेशन प्रतिष्ठान में काम करने वालों को नहीं मार सकता। यह मेरा तरीका है। यांगशी धमाका।
यांगशी की दिव्य भावना उबल पड़ी, सच्ची क्यूई फूट पड़ी और उसकी क्यूई और रक्त एक हो गए। सार क्यूई और आत्मा एक हो गए और उनके डेंटियन से जन्मजात सच्ची क्यूई का एक शुद्ध धागा उभरा। यांगशी ने इनेट ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल किया। यांगशी को इन्नेट ग्रैंडमास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया, मानसिकता को परिपूर्ण किया गया, मिंगक्सिन तकनीक पूर्णता तक पहुंची, प्रतिभा अनिश्चित प्लस 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 को पागल में विकसित किया गया। पहला, जन्मजात ग्रैंडमास्टर यांग परिवार में दिखाई दिया। परिवार का मार्शल गुण प्रचुर मात्रा में, धूप प्लस 200। यांगशी की दिव्य अनुभूति बढ़ी, दृष्टि सीमा प्लस 150 मीटर। इस समय यांग जेंशुओ के सामने कोहरे की पर्दा काफी हद तक साफ हो गया और वह अब यांगशी के आसपास 300 मीटर के भीतर सब कुछ देख सकता था। अच्छा, दृष्टि दोगुनी हो गई, अब मैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। यांग जेंशुओ के लिए विभिन्न आध्यात्मिक वस्तुओं और चरित्र विशेषताओं का दर्शन और परीक्षण सबसे मजबूत संवर्धन हैं, जो उन्हें यांग परिवार को उनके दुश्मनों को हराने में नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं। उसने यांगशी का चरित्र कार्ड खोला। एक बार नश्वर स्तर की प्रतिभा गायब हो गई थी और उसकी जगह एक नई पृथ्वी स्तर की प्रतिभा ने ले ली थी। पागल, पृथ्वी स्तर जहां दिल ले जाता है, सफलता वहां पहुंचती है। जो अपने इच्छित कार्यों में दृढ़ रहता है, उसे सफलता मिलने की पूरी संभावना होती है। क्यूई भाग्य प्लस 30 और खुद पर संदेह करने पर क्यूई भाग्य 30। प्रतिभा वाकई उन्नत हो गई है। यह काफी शक्तिशाली लग रही है। हे भगवान, क्या यह मिंगक्सिन तकनीक इतनी शक्तिशाली है? अब से यांग परिवार में प्रतिभावान किसी भी व्यक्ति को इसका अभ्यास करना होगा। यांग जेंशुओ को इस लहर से बहुत धक्का लगा। यांगशी की शक्ति में बहुत सुधार हुआ था। एक मार्शल कल्टीवेटर की शक्ति के साथ वह अब क्यूई शोधन क्षेत्र के नीचे किसी भी साधक को दबा सकता था। यदि उसे तावीजों और अमेरिकी याइडो के साथ जोड़ा जाए तो वह क्यूई शोधन चरण साधक से भी लड़ सकता है। यांगशी ने एक स्वर्ण तलवार कौशल ताबीज निकाला और उसमें सहज सच्ची क्यूई का संचार किया गया। वो ताबीज जल गया और एक सुनहरी चमक में बदल गया जो हैंडगन से चिपक गई। अच्छे से सफलता के बाद यांगशी अब बाई हेयू की मृत्यु के बाद की तरह भ्रमित और दुखी नहीं था। उसकी निगाहें तेज थीं, उसका विश्वास मजबूत था। महान पूर्वज, मैं यांग परिवार के शत्रुओं का नाश अवश्य करूंगा। मैं अपने परिवार को गौरव की ओर ले जाऊंगा। हमें कोई नहीं रोक सकता। आकाश में सुनहरे अक्षर दिखाई देने लगे। मुझे तुम पर विश्वास है। यांगशी ने हल्के से मुस्कुराया और लियू वुहिंग के घर के लिए रवाना हो गया। गुरुजी, चलो तलवार चलाने का अभ्यास करें। हाँ, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, एक महान इनेट ग्रैंडमास्टर, तुम्हारे अमेरिकी यादों से डरूंगा? क्या तुम मेरी गति के साथ चल भी सकते हो? मास्टर, मैं भी अब एक जन्मजात ग्रैंडमास्टर हूं। तुम यहां मत आओ। 3 महीने बाद यांगशी एक आत्मा घोड़े पर सवार होकर 2 बड़े बंडलों के साथ गुप्त रूप से यांग परिवार की जागीर को छोड़कर जुआन स्टोन संप्रदाय की ओर बढ़ रहा था, जैसा कि पुराने पूर्वज ने निर्देश दिया था। 6 वर्षीय यांगफू ने यांगशी की ओर जाते हुए अपने छोटे से हाथ को हिलाया। उसका चेहरा शांत और संतुलित था। पिताजी, मैं हमारे यांग परिवार की रक्षा करूंगा। यांगफू घर लौट आया और परिवार के मंदिर में पूर्वजों की पट्टिकाओं के सामने घुटने टेक दिए। ऊपर महान पूर्वज, आज से यांगफू घर पर रहेगा और पिता की ओर से निर्देश प्राप्त करेगा। 0 टिप्पणी वोट 3 बचे। एक आदमी और उसका घोड़ा विभिन्न रंगों के रस से लथपथ होकर जंगल में घूम रहे थे। वाह! एक तलवार चमकी और पेड़ पर बैठा एक रंगीन सांप, जो फुफकारने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकाले हुए था, 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। बचने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यांगशी पर अभी भी रस छिड़का हुआ था। उसने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और असहाय भाव से नक्शे को देखने लगा। दुकानदार, लियाओ, क्या यह नक्शा विश्वसनीय है? आप इसे रास्ता कहते हैं? बिना ताकत के पता नहीं कितनी बार कोई मरेगा। उसने स्वयं को और अपने घोड़े को देखा, जो पहले से ही विभिन्न जहरीले सांपों के खून से सने हुए थे, और आह भरी। यदि साधक इस बहते पानी की तलवार का उपयोग करते तो इसमें स्वच्छ वस्त्र कौशल कार्य होता, लेकिन हमारे जैसे मार्शल साधकों के लिए यह बहुत कठोर है। युद्ध क्षमताओं के अलावा साधकों के विभिन्न छोटे मंत्र रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोगी होते हैं। विशेषकर जंगल में यात्रा करते समय स्वच्छ कपड़ों का कौशल इसे सीधे तौर पर ताजगीपूर्ण और सरल बना देगा। सौभाग्य से मेरा बैग जल आत्मा सांप की खाल से बना है, अन्यथा उपकरण जहर से गीला हो जाता तो परेशानी होती। अंततः वह विषैले सांपों के जंगल से निकलकर एक छोटे से कस्बे के बाहर पहुंचा। मोशा टाउन, चलो आज एक दिन यहीं आराम करें। किंगशी काउंटी से जुआन स्टोन सेक्ट तक की दूरी 1000 मील से भी ज्यादा है और इस सफर में कई जटिल रास्ते शामिल हैं। इसमें काफी समय जरूर लगता है और यांगशी को कोई जल्दी नहीं थी।
जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, उसने अपने पीछे से एक ठंडी हवा उठती महसूस की, जिससे वह अनायास ही कांप उठा। यांगशी ने उलझन में इधर-उधर देखा। उसके पीछे कुछ भी नहीं था और सड़क पर पैदल चलने वाले लोग सामान्य लग रहे थे, हालांकि थोड़े लकड़ी जैसे। वह शहर की एकमात्र सराय में चला गया। बॉस, मुझे एक कमरा चाहिए। मेरे लिए पानी गर्म कर दीजिए, मुझे नहाना है। सराय का मालिक दुबला-पतला और पीला, दिन के समय भी उदास चेहरे के साथ काउंटर के पीछे बैठा था। क्या आपको सेवा के लिए किसी की आवश्यकता होगी? कोई जरूरत नहीं है। सच में? मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत दूर से आए हो और लगता है तुम्हें अपनी थकान मिटाने के लिए किसी की जरूरत है। मेरी बच्ची है काफी जिंदा दिल है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो तुम्हें ऐसा एहसास दिला सकती है मानो तुम परमानंद में तैर रहे हो। यांगशी ने दुकानदार के सिर के ऊपर की ओर देखा। ओह! दुकानदार क्या आनंद में तैर रहा है स्वाभाविक रूप से। इसका मतलब है कि आपका शरीर और आत्मा एक साथ ऊपर तैर रहे हैं, अमर की तरह खुश। तो फिर कुछ और ले आओ। ठीक है, कृपया थोड़ी देर पिछवाड़े में प्रतीक्षा करें, मैं आपकी सेवा के लिए किसी का प्रबंध करता हूँ। यांगशी ने सिर हिलाया और पिछवाड़े की ओर चल दिया। स्वागत कक्ष में कुछ देर बैठने के बाद एक आकर्षक महिला उन्हें स्नान के लिए आमंत्रित करने आई। हीरो, कृपया। उसका चेहरा आड़ू जैसा और आंखें वसंत जैसी थीं। वह स्पष्ट रूप से एक आकर्षक सुंदरी थी। यांगशी उसके पीछे 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 गया, जहां उसने आंगन में 3 आकर्षक नौकरानियां और एक बड़ा लकड़ी का टब देखा। आकर्षक महिला ने पानी का तापमान जांचा, अपनी भौहें उठाईं और कहा, हीरो, कृपया अंदर आएं। एक बार अंदर जाने पर उसे एक अविस्मरणीय सुखद रात बिताने की गारंटी थी। यांगशी के होंठ थोड़े मुड़ गए। क्या सिर्फ तुम ही हो? और भी कोई आ रहा है? ज्यादा समय नहीं है, तुम चिढ़ाते हो। हीरो, क्या हम बहनें तुम्हारे हुनर दिखाने के लिए काफी नहीं हैं? जल्दी आओ, हम बहनें हीरो की छड़ी वाली तकनीक आजमाएं। छड़ी तकनीक मैं कुशल नहीं हूं, लेकिन मेरी तलवारबाजी काफी अनोखी है। कौन सी तलवार? अमेरिकी एआइडो तलवार। धमाका, 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 धमाका। चारों सुंदर महिलाएं आश्चर्यचकित होकर जमीन पर गिर पड़ी। और आप, टकराना। यांगशी ने मुड़कर चट्टान के पीछे से सराय मालिक को गोली मार दी। तुमने कैसे पता लगाया? दुकानदार ने अपने हाथ में एक रक्त सिल्वर का सिक्का उठाया, जिससे उसके सामने रक्त की धुंध की लकीरें उभर आईं, जिससे यांगशी के शॉट अवरुद्ध हो गए। यहाँ तक कि दानव साधकों के पास भी रक्षात्मक जादुई कलाकृतियां हैं। अब ताबीजों पर नहीं बचा जा सकता। उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई से एक स्वर्ण तलवार कौशल ताबीज को उत्तेजित किया और उसे अपने हैंडगन से जोड़ दिया। बैंग बैंग बैंग। 3 गोलियों ने दुकानदार के खून से सने सिल्वर के सिक्के को एक तरफ गिरा दिया। टकराना। एक अन्य शॉट में उन्हें कैनेडी शैली का हेयरकट दिखाया गया। यह क्यूई शोधन क्षेत्र प्रथम स्तर का दानव साधक, वर्षों से दानव पंथ तकनीकों का अभ्यास करने के अपने सभी तरीकों के साथ एक भी विधि का उपयोग करने में कामयाब नहीं हुआ था। इससे पहले कि वह अस्पष्ट रूप से जमीन पर गिर गया, अपनी मृत्यु तक 2 चीजों के बारे में भ्रमित रहा। एक, उसका पर्दाफाश कैसे हुआ? दूसरा, क्या यह तलवारबाजी थी? यांगशी ने अपना सिर हिलाया, दुकानदार के शरीर की तलाशी ली और एक रक्त आत्मा घाटी टोकन और एक साधना तकनीक पाई। ब्लड सोल ग्रेट मेथड। ब्लड सोल वैली में हर किसी के पास इसकी एक प्रति है। उफ, यह दानव संप्रदाय की खासियत है। एक भी तकनीक अच्छी नहीं है। थूक। इसमें साधना को बढ़ाने के लिए विभिन्न भयावह तरीकों को दर्ज किया गया था और यांग जेनशो के लिए बस कुछ झलकियां ही यह महसूस करने के लिए पर्याप्त थीं कि इन तकनीकों का निर्माता मातृहीन होना चाहिए। यांगशी ने साधना तकनीक को सीधे आग में जला दिया ताकि इसे साधकों के बीच फैलने से रोका जा सके। उन्होंने टोकन अस्थायी रूप से अपने पास रख लिया। यह सिल्वर का सिक्का अभी भी खराब नहीं है। यांगशी एक मार्शल कल्टीवेटर होने के नाते जादुई कलाकृतियों का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे अपने बैग में रख लिया और बाद में जुआन स्टोन संप्रदाय में इसे बेचने के बारे में सोचा। इन कुछ छोटे दानव साधकों को साफ करने के बाद यांगशी ने यांग जेनशुओ के निर्देशों का पालन किया और शहर के कुएं से एक आत्मा दमनकारी पत्थर निकाला और उसे बहते पानी की तलवार से तोड़ दिया। वूश। बहती हुई रोशनी की लहरें हवा में बिखर गईं और प्रकाश की अनगिनत किरणें शांत शहर के सभी निवासियों पर गिर पड़ी। एक समय के उदासीन नगरवासी मानो किसी स्वप्न से जाग उठे, उनकी स्फूर्ति पुनः लौट आई। वह भयावह हवा जो हमेशा शहर के ऊपर मंडराती रहती थी, वह भी गायब हो गई। यह आत्मा दमनकारी पत्थर, जिसने शहर के सभी निवासियों के सार क्यूई को अवशोषित कर लिया था, रक्त आत्मा महान विधि की तकनीकों में से एक था, जो बहुत बुरा था। यांगशी ने दानव साधक की सराय में प्रवेश किया,
जहां उन्हें 60 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर, कुछ मार्शल आर्ट साधना तकनीकें और साधारण हथियार मिले। एक गुप्त दुकान जो विशेष रूप से मार्शल कल्टीवेटर्स को लक्षित करती है। ये दानव कल्टीवेटर्स इन महिलाओं का उपयोग यिन के पूरक के लिए यांग की कटाई करने के लिए करते हैं और फिर वे स्वयं यांग के साथ यिन की पूर्ति करते हैं। काफी धूर्त खेल खेलते हैं। उसने अपने लिए एक बाल्टी पानी लिया और आराम से स्नान किया। यांगशी को स्थिति से निपटते देख यांग जेनशुओ ने संतोषजनक ढंग से सिर हिलाया। मैंने केवल यह बताया कि मालिक और उनकी पत्नियां रक्त आत्मा घाटी से आए दानव साधक थे और यांगशी स्वयं चीजों को बड़े करीने से और कुशलता से संभालने में सक्षम थे। बुरा नहीं, और अमेरिकी एआइडो और गोल्डन स्वॉर्ड स्किल के संयोजन के साथ पहली लड़ाई में बहुत अच्छे व्यावहारिक प्रभाव थे जो यांग जेनशुओ की अपेक्षाओं से अधिक थे। हालांकि ब्लड सोल वैली को कुछ समय के लिए परास्त कर दिया गया है, फिर भी वहां अभी भी कुछ छोटे दानव साधक छिपे हुए हैं। मुझे यांगशी पर हमेशा नजर रखनी होगी, कहीं ऐसा न हो कि वह किसी दानव साधक द्वारा मारा जाए और उसे पता भी न चले। लेकिन अगर वह अपना सारा ध्यान यांगशी पर केंद्रित करता तो वह यांगफू के पुराने घर की स्थितियों को भूल जाता। अब उसके पास 3 स्क्रीन थीं। यांगशी, यांगफू, यांगफुशुओ। यांगफू और यांगफुशुओ दोनों भाई मूलतः हमेशा एक साथ रहते थे, जिससे एक स्क्रीन के रूप में भी प्रबंधनीय था। लेकिन यांगशी उनसे पूरी तरह अलग हो चुका था। 32 इंच का मॉनिटर आमतौर पर काफी बड़ा होता है, लेकिन अब यह कुछ असुविधाजनक लग रहा था। मुझे दोहरी स्क्रीन सेटअप की आवश्यकता है। यांगशी को झाओ डालोंग द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में से एक और 4K सैमसंग स्क्रीन मिली और उसने इसे सेट किया, जिससे गेम 2 स्क्रीन में विभाजित हो गया। यांगशी के लिए एक दृश्य, यांगफू के लिए दूसरा। हम बहुत अधिक आरामदायक, जबकि यांगशी को अभी भी अपनी यात्रा पर काफी आगे जाना था। यांग जेनशुओ को समस्याओं से बचने के लिए अपने घर पर नजर रखने की जरूरत थी। यांगफू, वह बच्चा सचमुच बहुत होशियार है, इतनी कम उम्र में ही बदलावों का शांति से सामना कर सकता है। वह सिर्फ 6 साल का है, लेकिन हर लिहाज से वह 10 साल के बच्चे जितना परिपक्व है। जाने से पहले यांग ने यांगफू को कई चीजें सौंपी थीं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी हमेशा पूर्वजों की व्यवस्था का पालन करना, और अगर वह कभी किसी चीज के बारे में अनिश्चित हो तो पूर्वजों से परामर्श करना। आज यांगफू बेसिक इमॉर्टल टैलिस्मैन पर एक किताब पकड़े हुए था और उसका गहनता से अध्ययन कर रहा था। अगर मैं कोई ताबीज बना सकता तो मैं अपने पिता को बाहर सुरक्षित रख सकता था। 0 टिप्पणी वोट 3 बचे। यांगफू ने अपने सामने एक छोटी सी मेज रखी जिस पर ताबीज बनाने के उपकरण रखे थे। ताबीज, कागज, ब्रश और स्याही। उन्होंने पिछले महीने लूज कल्टीवेशन मार्केट से तीनों खरीदे थे। अपने पिता को स्वर्ण तलवार कौशल के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए देखकर यांगफू ने ताबीज बनाने की कला सीखने की पहल की। ताबीज का कागज 100 साल पुरानी लकड़ी से बना पीला कागज था। ब्रश ग्रे वुल्फ की पूंछ से तोड़े गए बालों से बनाया गया था और स्याही सबसे आम सिनेबार स्याही थी। ये वस्तुएं सस्ती थीं और सामग्री के कारण उत्पादित ताबीज बहुत सीमित शक्ति के थे, लेकिन वे यांगफू के अभ्यास के लिए पर्याप्त थे। ताबीज बनाने की कला की सीमा बहुत कम थी। भ्रूण श्वास अवस्था में साधक इन्हें बना सकते थे। पुस्तक में वर्णित विधियों का पालन करते हुए यांगफू ने आध्यात्मिक शक्ति को ग्रे वुल्फ ब्रश में प्रवाहित किया, उसे सिल्वर स्याही में डुबोया और पीले कागज पर गोल्डन स्वॉर्ड स्किल के मंत्र पैटर्न का पता लगाना शुरू किया। जैसे ही उसने अपने ब्रशवर्क का अंतिम स्ट्रोक पूरा किया, वूश ताबीज खींचने की प्रक्रिया असफल रही और ताबीज स्वतः ही जल गया तथा आध्यात्मिक शक्ति की एक गेंद में बदल गया जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लुप्त हो गई। यांगफू नाराज नहीं हुआ। उसने पीले कागज का एक और टुकड़ा निकाला और धीरे धीरे फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। दूसरा ताबीज पूरा होने के बाद सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी और ताबीज ने आकार ले लिया। क्या यह काम कर गया? जियांग शियाओबाई ने अपना मुंह ढक लिया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह जानती थी कि उसके बच्चे में बहुत अधिक प्रतिभा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह केवल 2 प्रयासों में ही ताबीज बनाने में सफल हो जाएगा। मेरा बेटा बहुत प्रभावशाली है। जियांग शियाओबाई की प्रशंसा भरी आवाज सुनकर यांगफुशुओ, जो उनके बगल में कीचड़ में खेल रहा था, उछलकर दौड़ा। माँ, गले लगाओ। यह साफ कपड़े कौशल। एक मंत्र के साथ जियांग शियाओबाई ने यांगफुशुओ के शरीर से कीचड़ धोया और फिर छोटे बच्चे को उठाया और फिर उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अपने भाई को देखो, जब वह तुम्हारी उम्र का था तो वह भ्रूण श्वास की पहली परत प्राप्त करने वाला था। यांगफुशुओ ने अपनी छोटी आंखें झपकाईं, अपने होंठ फुलाए और फिर फूट फूट कर रोने लगा। लो लो माँ, अब और नहीं कहेगी, जाओ अपनी मिट्टी से खेलो। ठीक है। यांगफुशुओ जमीन पर कूद गया और खुशी से मिट्टी के साथ खेलने लगा। छोटी छोटी मिट्टी की गेंदें बनाकर उन्हें जमीन पर रखता गया और पूरी तरह से आनंद लेने लगा।
जियांग शियाओबाई ने अपने दोनों बच्चों को स्नेह भरे चेहरे से देखा। उसके प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी खूबियां थीं। सबसे बड़ा बेटा समझदार था और उसमें अमर साधना की प्रतिभा थी। दूसरा बेटा बहुत खुश था। दोनों का भविष्य उज्जवल था। कुछ और स्वर्ण तलवार के ताबीज बनाने के बाद यांगफू ने अन्य मंत्रों को बनाना जारी रखा जो उसने सीखे थे। 5 तत्व स्थानांतरण कौशल, जिसमें 5 बुनियादी मंत्र शामिल थे। स्वर्ण तलवार कौशल, दिव्य आंदोलन तकनीक, अग्नि छिड़काव कौशल, आध्यात्मिक वर्षा कौशल, बंधन तकनीक। उसने उन सब में महारत हासिल कर ली थी। यांगफू की अपार प्रतिभा से उसकी मां जियांग शियाओबाई, जो स्वयं एक साधक थी, काफी ईर्ष्यालु हो गई। उसने हर जादू आसानी से सीख लिया। यांग जेनशो भी बहुत खुश थे। यांग परिवार के सभी सदस्य उनके वंशज थे। भविष्य में यांगफू यांग परिवार का मुख्य आधार होगा। यह बच्चा बहुत ही उग्र है, प्रतिभा, समझ और स्वभाव से भरपूर है। यह सब अमर साधना के लिए पैदा हुआ है। और यांगफू ने चुपचाप एक के बाद एक ताबीज बनाना जारी रखा, क्योंकि उसे यह प्रक्रिया जरा भी थकाऊ नहीं लगी। मोशा टाउन। घोड़ों पर सवार 500 सैनिकों की मार्शल कल्टीवेटर सेना आ रही थी, और जैसे ही वे आगे बढ़े, सैनिकों के ऊपर एक बाघ की आत्मा की भूतिया छवि चमक उठी। रुको, वहां राक्षसी क्यूई है। वो हेंगयू ने दूर से ही शहर में असामान्य आभा देखी। घोड़ों से उतरो, पंक्ति में खड़े हो जाओ। राक्षसों को खत्म करने के लिए मेरे पीछे आओ। उसकी आंखें हल्की उत्तेजना से चमक रही थीं। वह राक्षस साधकों का शिकार करते समय सबसे अधिक खुश रहता था, राजवंश के परेशान करने वाले मामलों से निपटने के बिना। हाल के वर्षों में राजवंश की पीछे हटने की नीति और कछुए के खोल की रणनीति ने डिक्री ब्यूरो के बहादुर वुहेंगयू को काफी हद तक निराश कर दिया था। उसने निर्णय लिया कि जुआन स्टोन संप्रदाय की ओर जाते समय वह अपने सामने आने वाले सभी राक्षस साधकों का सफाया कर देगा। बैंग बैंग। अत्यधिक भूख से व्याकुल लोगों की तरह उत्सुक पुरुषों का एक समूह राक्षसी क्यूई के स्रोत पर सराय में घुस गया और दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। तभी उन्होंने 5 राक्षस साधकों को खून से लथपथ पड़े देखा। वो हेंगयू की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। किसी ने हमसे पहले कार्रवाई की? वह कौन सा साथी दाववादी हो सकता है? वह सराय मालिक के सिर पर लगे घातक घाव की जांच करने के लिए नीचे झुका। स्वर्ण तत्व तलवार क्यूई, एक ही वार में मार। यह स्वर्ण तत्व के क्यूई शोधन साधक की तरह दिखता है, जो इन राक्षस साधकों को पूरी तरह से रक्षाहीन कर सकता है। इसकी ताकत क्यूई साधना की छठी परत से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने सैनिकों को मोशा टाउन के गश्ती दल के माध्यम से आगे बढ़ाया और दानव पथ के अन्य एजेंटों को नहीं पाया, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। उसके आदमी भी काफी नाराज थे। बॉस के राक्षसों को खत्म करने के लिए मेरे पीछे आओ से मेरा खून खौल उठा। धिक्कार है, इस व्यक्ति ने हमारा पुण्य कर्म चुरा लिया। विपत्ति मुख से निकलती है। यह एक धर्मी साधक का कर्म है। 10 में से 8 या 9 बार यह जुआन पाषाण संप्रदाय का अमर होता है। बकवास मत करो और सेनापति को बदनाम मत करो। डिक्री ब्यूरो के लोगों को स्वाभाविक रूप से जुआन स्टोन संप्रदाय के शिष्यों से नीच माना जाता है। यद्यपि वो हेंगयू राक्षस साधकों पर अपनी कुंठा नहीं निकाल पाया था, फिर भी उसने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया। निराश मत होइए। जुआन पाषाण संप्रदाय की ओर जाते हुए हमारा सामना कई राक्षस साधकों से होगा। अगली बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सभी का मुकाबला अच्छी तरह से हो। अच्छा, 1 महीना गुजर गया। वो हेंगयू ने आगे सड़क पर मृत पड़े 2 क्यूई शोधन क्षेत्र दानव साधकों को देखा। उनके शरीर से निकलती सुनहरी तलवार क्यूई से उसका मन फट रहा था। एक परिचित दृश्य को देखकर वो हेंगयू चकित हो गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा किसी की परछाई में रह रहा हूं। इस महीने जब भी उसे राक्षसी क्यूई की उपस्थिति का एहसास होता तो अनिवार्य रूप से एक अज्ञानी राक्षस साधक वहां उपस्थित होता। एक अभिशाप की तरह यह उसके सिर से कसकर चिपक गया। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या सचमुच कोई राक्षस साधक ऐसा नहीं है जो आपकी नजरों से बच सके? आप कोई आधार स्थापना साधक तो नहीं हैं जो मेरे साथ छल कर रहे हैं, है ना? आहा, उसके सैनिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉस को ही ऐसा महसूस हुआ कि वह पागल हो गया है, बल्कि सभी को लगा कि यह थोड़ा डरावना था। यदि सैन्य आत्मा सभी कुटिल चीजों को देखने में सक्षम न होती तो उन्हें यह भी संदेह होता कि वे एक राक्षस साधक के भ्रम में फंस गए हैं। जब सेना का मनोबल गिरा हुआ था तो इनेट सेक्ट का एक मास्टर स्काउट ली चुआन दूर से लौटा। रिपोर्ट जनरल, आगे वानान काउंटी में राक्षस साधकों की गतिविधि की खबर है। मेरी जांच से पता चलता है यह ब्लड सोल वैली का कर्णधार डिंग जेन है जो इस क्षेत्र में सक्रिय है। वो हेंगयू का सार क्यूई बढ़ गया। डिंग जेन ब्लड सोल वैली में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, अत्यंत उच्च प्रतिभा और साधना के साथ। यद्यपि उसके साथ कोई ज्ञात बुरे कर्म जुड़े नहीं थे। यदि किसी राक्षस साधक की साधना उच्च थी तो उसने अवश्य ही बड़े अत्याचार किए होंगे।
यह व्यक्ति एक क्यूई साधना 9वीं परत का साधक था, जो रक्त आत्मा घाटी के मोटे और पतले ताओवादियों के समान ही प्रसिद्ध था और रक्त आत्मा घाटी की नई पीढ़ी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। भविष्य में उसकी नींव स्थापना महादाओ तक पहुंचने में सफलता लगभग निश्चित थी। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि डिंगजेन का मोटे और पतले दाओवादियों के साथ तालमेल नहीं था और उनके बीच कुछ निजी दुश्मनी थी। अगर यह सचमुच वही डिंगजेन है तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचे बिना हम उसे नीचे नहीं गिरा सकते। हमें जल्दी करनी होगी। मैं यह देखने के लिए दृढ़ हूं कि गोल्डन टेक्निक का वह विशेषज्ञ असल में कौन है। बुहेंग्यू को लगा कि अगर उसे उस व्यक्ति की एक झलक भी नहीं मिली तो वह हमेशा के लिए सुनहरी तलवार क्यूई की छाया में रहेगा। अब उसकी आशा यही थी कि डिंगजेन अपनी स्थिति संभाल सके और उस व्यक्ति को दूर रख सके। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक पूरी लाश देकर जाऊंगा, इस सेना के साथ जिसे उन्होंने स्वयं प्रशिक्षित किया था और जो 10 वर्षों तक उनके साथ रही थी। यहाँ तक कि क्यूई साधना के 7वें स्तर पर भी उन्होंने एक अर्धचरणीय आधार स्थापना साधक को चुनौती देने का साहस किया। उन्होंने कमांडिंग तकनीक विकसित की। यहाँ तक कि डिंगजेन, जो राक्षस साधकों के बीच कुख्यात था, उसकी नज़र में केवल एक मोटे मांस का टुकड़ा था। ली चुआन की सूचना का अनुसरण करते हुए जब वह वानान काउंटी की ओर बढ़ा तो उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धात्मक चमक थी। वानान काउंटी यह दानाई राजवंश का एक प्रमुख शहर है, जहां लाखों लोग रहते हैं। इस शहर में किसान और मनुष्य एक साथ रहते हैं। यांगशी के लिए, जो जुआन स्टोन संप्रदाय की ओर जा रहे थे, जुआन स्टोन संप्रदाय की ओर बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखने से पहले आराम करने के लिए यह सबसे अच्छा शहर था। रास्ते भर अनाज से बचने वाले केक खाने के कारण यांगशी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मुंह बेस्वाद हो रहा था। उन्होंने यहाँ स्पिरिचुअल फूड इन पाया, जो अच्छा भोजन करने के लिए तैयार था। यांग परिवार के साथ कई वर्षों तक बढ़िया भोजन करने के कारण वह बहुत नखरेबाज हो गया था। यदि वह भोजन में कुछ आध्यात्मिक भोजन न खाए तो उसे असहजता महसूस होती थी। प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति के पोषण के तहत उनका शरीर अपनी सीमा तक पहुंचे बिना ही बढ़ता रहा। रास्ते में जब भी उसका सामना इनेट सेक्ट के किसी गुरु से होता तो वह उनसे युद्ध करता और यांगशी के उकसावे के कारण उनमें से कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाता। यांग परिवार बहुत ज्यादा खाता था। सहज संप्रदाय के साधारण गुरु रोज आध्यात्मिक भोजन कैसे कर पाते। ड्रैगन टाइगर गोल्डन पिल का तो जिक्र ही न करें, जिसकी कीमत 200 स्पिरिट स्टोन प्रति गोली है। एक खरीदने के लिए जीवन भर बचत करना एक बड़ी उपलब्धि होगी। आखिरकार इन्नेट सेक्ट के स्वामी साधक नहीं हैं, उनके लिए आत्मा पत्थर अर्जित करना बहुत कठिन है। यांगशी ने 2 निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर निकाले और उन्हें आध्यात्मिक भोजन से भरी एक मेज के बदले में दे दिया। स्पिरिट राइस का एक बड़ा कटोरा, स्पिरिट फल की एक प्लेट, 9 पूंछ वाले खरगोश के मांस का एक कटोरा। इस दावत में लिप्त रहते हुए यांग जेनशुओ ने समय के प्रवाह को सीधे सामान्य स्थिति में समायोजित कर लिया। यह एक नया शहर था, एक नया नक्शा था। वह चारों ओर और अधिक देखना चाहता था। साथ ही वह पैतृक शिल्प की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। उसने अपने आसपास के लोगों के चरित्र कार्ड देखे। आध्यात्मिक भोजन सराय में भोजन करने वाले अधिकांश लोग साधक थे, लेकिन वहां कुछ धनी सहज संप्रदाय के गुरु भी थे, इसलिए यांगशी का उनके बीच बैठना असामान्य नहीं लगा। जुआन स्टोन संप्रदाय के कई शिष्य हैं, वहां वे सभी इतने सारे मंत्र जानते हैं, एक महान संप्रदाय के योग्य। यह आध्यात्मिक भोजन सराय वानान काउंटी के तांग परिवार से संबंधित है, जो मुख्य रूप से अग्नि कौशल का अभ्यास करते हैं और यहाँ काफी प्रसिद्ध हैं। यह व्यक्ति थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। डिंगजेन चरित्र कार्ड प्राप्त करने के बाद यांग जेनशुओ ने अपनी पहचान की पुष्टि की। वह यांगशी को सावधान रहने की चेतावनी देना चाहता था, लेकिन डिंगजेन की पहचान देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। 0 टिप्पणी वोट 3 बचे। बूढ़े पूर्वज का परिचय सुनने के बाद यांगशी हैरान रह गया और उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया, धिक्कार है, उसे असली दानव पथ के साथ मारने के लिए खेलने दो। वे सभी कार्यशाला में बातें कर रहे हैं, लेकिन डिंगजेन गंभीर है। हम देवताओं की ओर छलांग लगाते हैं, वह राक्षसों की ओर छलांग लगाता है। डोंगशी दानव पथ में एक नवजात व्यक्ति जो एक विशालकाय बनने के लिए नियत था, वह मुरोंग जिवान का गुर्गा निकला। यदि यह बात जोर से कही जाए तो कौन इस पर विश्वास करेगा। हालांकि पुराने पूर्वज के निर्देशों के बारे में सोचते हुए यांगशी को अभी भी कुछ आशंका महसूस हुई। डिंगजेन अकेले खाना खा रहा था। वह धीरे धीरे चलकर डिंगजेन के पास बैठ गया। मुझे लगता है कि किस्मत ने हमें एक साथ ला दिया है, साथी दाववादी। क्या हम बात कर सकते हैं? डिंगजेन ने एक भौं उठाई और यांगशी को देखा। उसके दिमाग में किंगशी काउंटी की यादें उमड़ पड़ी। क्या यह वह है
वह दूर स्थित वानान काउंटी में कैसे आया? क्या वह मुझे पहचानता है? डिंगजेन ने सोचा कि यह असंभव है क्योंकि उसके पास एक मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति थी जो उसके स्वरूप को बदल देती थी, जिसे क्यूई शोधन साधक भी नहीं देख सकते थे। एक साधारण सहज गुरु की तो बात ही छोड़ दीजिए। ओह, मुझे भी तुम कुछ कुछ परिचित लग रहे हो, लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, डिंगजेन ने हिम्मत करके कहा। किंगशी काउंटी में। हमारी आखिरी मुलाकात को 13 साल हो गए हैं, वास्तव में। डिंगजेन ने तेजी से मुड़कर यांगशी की तरफ देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। अगर वे आध्यात्मिक भोजन सराय में न होते तो वह यांगशी को तुरंत पकड़ लेता। आपको बेहतर होगा कि आप चीजें स्पष्ट करें। उसके वस्त्र के नीचे एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। यांगशी ने हंसते हुए कहा, भाई डिंग, घबराओ मत। हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। प्लीज पास आओ ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। डिंगजेन का मन सवालों से भर गया। उसने अपना कान और करीब कर लिया। यांगशी ने आत्मविश्वास से 5 शब्द कहे, बड़ी बहन अमर रहे। डिंगजेन के वस्त्र के भीतर की सुनहरी रोशनी गायब हो गई। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। आप भी? यांगशी ने अपना जुआन स्टोन चलने वाला ताबीज और एक थंडर ताबीज निकाला। बड़ी बहन ने मुझे खुद दिए थे, क्या कोई गलती हो सकती है? मैं भी बड़ी बहन के लिए काम करता हूँ, डिंगजेन को अचानक एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस वर्ष मुरोंग जीवान ने सार्वजनिक रूप से एक साधारण मनुष्य को जुआन स्टोन चलने वाला ताबीज दिया था। वह आगे की योजना बना रही थी। तो जब मुझे उस समय पकड़ लिया गया था तो क्या हम इस पर बहुत पहले ही सहमत हो गए थे? यांगशी ने बिना पलक झपकाए कहा। अच्छा ऐसा है। इस आदान प्रदान के बाद डिंगजेन के सभी संदेह दूर हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी बहन के अलावा कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था। वह जुआन स्टोन संप्रदाय का एक अंडरकवर एजेंट था। उस समय जब वे बड़ी बहन के हाथों पकड़े गए तो उसने सोचा कि अब उसका अंत हो गया है और उसे जुआन पाषाण संप्रदाय की सबसे भयंकर कोड़े की मार से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन तभी मुरोंग जीवान ने उसे कुछ बताया। उनके स्वामी दानव रक्त भगवान लोगों के आक्रोश को अवशोषित करके खेती करते थे। वर्ष भर उसके अधीनस्थ लोग भटके हुए साधक परिवारों का नरसंहार करते थे और फिर उनके बच्चों का अपहरण करके उन्हें शिष्य बनाते थे। साधना के प्रति उनके तीव्र आक्रोश का फायदा उठाते थे और साथ ही उन्हें दानव पथ के सबसे वफादार अनुयायी बनने के लिए प्रशिक्षित करते थे। इसका मतलब था डिंगजेन के पिता को उसके अपने मालिक ने मार डाला था। उसने शुरू में इस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन एक बार जब उसने दानव पथ के सदस्य के रूप में जांच की तो यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मुरोंग जीवान ने कहा था। उस दिन के बाद से डिंगजेन का दानव पथ में विश्वास पूरी तरह से टूट गया। उसकी केवल एक ही इच्छा थी, दानव रक्त भगवान को व्यक्तिगत रूप से मारना और फिर इस दुनिया से पूरी रक्त आत्मा घाटी को मिटा देना। वर्षों से रक्त आत्मा घाटी और जुआन स्टोन संप्रदाय के बीच भयंकर लड़ाई काफी हद तक उसके कारण हुई थी। जुआन स्टोन संप्रदाय को भारी क्षति पहुंची थी, जबकि रक्त आत्मा घाटी बुरी तरह कमजोर हो गई थी। अगर किसी रहस्यमय शक्ति का हस्तक्षेप न होता तो अब तक जुआन स्टोन संप्रदाय द्वारा रक्त आत्मा घाटी का सफाया हो चुका होता। हाल ही में उन्होंने वानान काउंटी में उस रहस्यमय शक्ति का पता लगाया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि ब्लड सोल वैली की मदद कौन कर रहा था। अब जब उसे अपनी सबसे बड़ी बहन के एक अन्य अधीनस्थ का सामना करना पड़ा तो उसे लगा कि शायद यह बात सच है, लेकिन वह अपने दिल में सतर्क रहा। भाई शी, आप वानान काउंटी तक क्यों आए? यांगशी ने धीरे से कहा, मुझे जुआन स्टोन संप्रदाय के लिए कुछ सामान ले जाना है और मैं अभी यहाँ से गुजरा हूँ। संयोग से आपसे मुलाकात हो गई। बड़ी बहन ने मुझे जो सामान दिया है वह साथियों की उपस्थिति का आभास देता है। डिंगजेन ने सिर हिलाया। मुरोंग जीवान ने उसे एक ताबीज भी दिया था जो जुआन स्टोन संप्रदाय के शिष्यों द्वारा पकड़े जाने पर उसकी जान बचा सकता था। स्पष्टतः दोनों का स्वामी एक ही था और वह जुआन पत्थर के चलने वाले ताबीज में बड़ी बहन की उपस्थिति को हल्के से महसूस कर सकता था और वह वज्र ताबीज बहुत विशिष्ट था। पूरे दानाई राजवंश में केवल सबसे बड़ी बहन एक आधार स्थापना वज्र साधक के पास ही ऐसी वस्तु थी। आह, मैं समझ गया। तो क्या आप कल प्रस्थान करेंगे, भाई यांगशी? हाँ, चूंकि यह एक संयोगवश हुई मुलाकात थी इसलिए इसमें और कुछ नहीं था। वह कल उस रहस्यमयी गुट का पता लगाने वाला था। आप और मैं पहली नजर में भाई हैं। अगर भविष्य में डिंगजेन कुछ मदद कर सके तो बस कह दीजिए। डिंगजेन ने विनम्रता से माफी मांगी, फिर चाय पीने लगा, यह संकेत देते हुए कि मेहमान के जाने का समय हो गया है। दरअसल एक काम में मुझे भाई डिंग की मदद चाहिए। खांसी खांसी क्या है? डिंगजेन का गला चाय में अटक गया। रास्ते में मुझे कई राक्षस साधकों का सामना करना पड़ा, खतरों से घिरा हुआ। कई बार तो मैं बाहर ही मरते मरते बचा। भाई डिंग, आपकी भेस बदलने की कला लाजवाब है।
क्या कोई तरीका है जिससे आप मुझे भी राक्षस साधक का भेष बनाने में मदद कर सकें? इससे रास्ते में बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकेगा। एक बार राक्षस साधक का वेश धारण करने पर वह चुपके से उन्हें बाहर निकाल सकता था। यह एक राक्षस साधक की सबसे विशिष्ट विशेषता उसकी अपनी जीवनबद्ध राक्षस कलाकृति है, जो पूरी तरह से दुष्ट है, और आप एक मार्शल साधक होने के नाते अपनी जीवनबद्ध राक्षस कलाकृति को संघनित करने में असमर्थ हैं। राक्षस उपकरण के बिना इसे छिपाना बहुत मुश्किल है। भाई डिंग, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? हम दोनों आध्यात्मिक भोजन सराय से निकलकर उस सराय में आए जहाँ यांगशी ठहरे हुए थे। उसने अपने बैग से 13 मंद रोशनी वाले राक्षस उपकरण निकाले, जिनमें रक्त सिल्वर के सिक्के, एक आत्मा को बुलाने वाला बैनर, एक रक्त आत्मा पंजा, एक सफेद हड्डी की ढाल शामिल थी। क्या भाई डिंग इन वस्तुओं का उल्लेख कर रहे हैं? डिंग जेन की पलकें जोर से फड़कने लगीं और उसके मुंह के कोने हल्के से फड़कने लगे। क्या भाई यांग ने यही बताया था? सड़क खतरों से भरी है, बाहर कई बार मरने जैसा अनुभव होता है। ये राक्षस साधक ही हैं जो खतरों से घिरे हुए हैं, है न करे? ये सब तो महत्वहीन है। मैं जुआन स्टोन संप्रदाय में इन्हें कुछ आत्मा पत्थरों के बदले में बदलने की सोच रहा था। एक मार्शल साधक और जन्मजात गुरु कह रहे हैं क्यों शोधन क्षेत्र दानव साधक महत्वहीन है? उल्टा स्वर्गीय गिरोह। उस समय डिंग जेन को यकीन हो गया था कि यांगशी निश्चित रूप से मुरोंग जियुआन के लोगों में से एक था। अधीनस्थ के लिए एक सन की सही समझ में आया। उनके मामले में एक गुप्त एजेंट के रूप में वह लगभग सामान्य लग रहे थे। ऐसी स्थिति में मैं आप पर कुछ छद्म तकनीकें आजमाऊंगा। इतने सारे राक्षसी उपकरणों के साथ वह यांगशी को राक्षस पथ के एक टाइटन के रूप में प्रच्छन्न कर सकता था। इस यात्रा पर उससे अधिक राक्षसी कोई नहीं होगा। कुल 3 घंटे बिताने के बाद डिंग जेन इन राक्षसी उपकरणों को पुनः सक्रिय करने में सफल रहा तथा उन्हें पुनर्जीवित कर दिया, जबकि वह स्वयं काफी थक चुका था और उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए गैदरिंग स्पिरिट पिल लेनी पड़ी। भाई यांग, हालांकि इन राक्षसी उपकरणों का मूल नापाक है, उनकी शक्ति वास्तव में नियमित जादुई कलाकृतियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मरम्मत के बाद मैंने पिछले मालिक का निशान हटा दिया है। एक बार जब आप अपने खून से उन पर दावा कर लेंगे तो वे आपको सुरक्षित रखेंगे, लेकिन याद रखें उन्हें धर्मनिष्ठ साधकों के सामने प्रकट न करें। यांगशी ने अपना खून राक्षसी उपकरणों पर टपकाया, जो एक के बाद एक उसके शरीर में प्रवेश कर गए। विशाल राक्षसी क्यूई उसकी मेरिडियन के माध्यम से बेकाबू होकर दौड़ी, लेकिन यांगशी को केवल अपने क्यूई रक्त को थोड़ा प्रसारित करने की आवश्यकता थी, और ये कुछ ही मिनटों में दबा दिए गए। एक जन्मजात गुरु की सघन क्यूई रक्त शक्ति राक्षसी क्यूई को दबा सकती है। यह एक राक्षसी क्यूई ताबीज है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। बस थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति और साथ ही जन्मजात सच्ची क्यूई भी इसमें डालिए, और यह आपके भीतर के राक्षसी यंत्रों के आभामंडल को सक्रिय कर देगा और सभी धार्मिक साधना तकनीकों को छिपा देगा। यहाँ तक कि राक्षसी मार्ग के आधार स्थापना चरण के साधक भी इसे नहीं देख पाएंगे। यांगशी ने अपने हाथ में राक्षसी क्यूई ताबीज को कसकर पकड़ा और उसमें थोड़ी सी सच्ची क्यूई डाली। उसके शरीर के 13 राक्षसी उपकरणों से घनी खूनी राक्षसी क्यूई निकली। हजारों लोगों का वध करने से भी कम समय में यह संभव नहीं था। भाई डिंग सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। अगर भविष्य में कभी यांगशी की सहायता की जरूरत पड़ी तो मैं कतई मना नहीं करूंगा। इन वस्तुओं की व्यवस्था के साथ न केवल यांगशी का राक्षस साधकों का शिकार अधिक सुचारू रूप से हो सकेगा, बल्कि उसे कई और जीवन रक्षक साधन भी प्राप्त होंगे। यद्यपि उसके पास राक्षसी उपकरणों को चलाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का अभाव था, फिर भी उनके निष्क्रिय संरक्षण कार्य को सक्रिय किया जा सकता था। मुझसे लड़ना चाहते हो? पहले तुम्हें इन 13 सुरक्षात्मक दानव उपकरणों से गुजरना होगा। अरे, अब मैं सचमुच असली दानव पथ हत्या खेल खेल सकता हूँ। यांगशी अंदर से बहुत खुश थी। आखिरकार अब उसे डिंग जेन से ईर्ष्या नहीं रही। उसी समय वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। बूढ़ा पूर्वज वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, जिसने कुछ ही शब्दों से डिंग जेन को धोखा देकर इतना बड़ा लाभ प्राप्त कर लिया। यांग जेनशुओ को भी थोड़ा गर्व महसूस हुआ। मुरोंग जियुआन की सुरक्षा वास्तव में बहुत वांछनीय है। यदि बाई हेयू ने यांग परिवार के समर्थन का आधा सा माना, तो मुरोंग जियुआन, जो हर साल परिवार को 3 थंडर तकनीक तावीज प्रदान करता था, शेष आधे से के लिए जिम्मेदार था। डिंग जेन को देखकर वह विदा लेने वाला था। यांग गेंशुओ ने अपने चरित्र कार्ड पर नजर डाली और उसकी आंखों में चमक आ गई। रुको, लगता है भाई डिंग को स्वर्ण तत्व का जादू आता है। क्या तुम स्वर्ण आत्मा तलवार कौशल से काम कर सकते हो? मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। क्या आप मेरे लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के रूप में कुछ गोल्डन स्पिरिट स्वॉर्ड स्किल ताबीज बना सकते हैं? आज का परिश्रम काफी अधिक था,
और यद्यपि मैं तैयार हूँ, मैं थक भी गया हूँ। यांगशी के मोटे चेहरे के साथ वह बस झुक गया और इसे जाने दिया। लेकिन स्वर्गीय पूर्वज द्वारा तैरते हुए सुनहरे अक्षर उसे अपने दांत पीसने और अगली पंक्ति के साथ जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया। लीडर डिंग, आप यह तथ्य उजागर नहीं करना चाहेंगे कि आप जुआन स्टोन संप्रदाय के एक गुप्त एजेंट हैं, है ना डिंग जेन? 0 वोट 3 बचे अगले दिन। थके हुए डिंग जेन ने यांगशी को अपने घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा। उसका दिल दुहक और क्रोध से भर गया। वह पूरी तरह से बेशर्म है। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह व्यक्ति हमारी सबसे बड़ी प्रशिक्षु बहन के बगल में बैठा हुआ एक गुप्त राक्षस हो सकता है? यांगशी ने पिछली रात जो धमकी दी थी, उसे याद करके उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम बहुत बुरे इंसान हो, सचमुच बहुत बुरे। कल रात यांगशी ने बेशर्मी से उसे धमकी दी थी और उसे गोल्डन स्पिरिट तलवार कौशल के 6 द्वितीय श्रेणी के ताबीज बनाने के लिए मजबूर किया था। यह एक शक्तिशाली स्वर्ण तकनीक थी जिसका अभ्यास केवल क्यूई शोधन क्षेत्र में स्वर्ण तत्व साधक ही कर सकते थे। यह स्वर्ण तलवार कौशल का उन्नत संस्करण था। जब इसे किसी हथियार पर लगाया जाता है तो तलवार की चमक बड़ी और अधिक भेदक हो जाती है तथा इसे दुश्मनों पर लॉक करने और लंबी दूरी के हमलों को शुरू करने के लिए फिर से सक्रिय किया जा सकता है। इस तकनीक को क्यूई शोधन क्षेत्र में सबसे घातक जादुई तकनीकों में से एक माना जाता था, लेकिन यह आध्यात्मिक शक्ति को बेहद कमजोर कर देती थी। आमतौर पर इसे युद्ध के लिए एक जादुई कलाकृति के साथ बढ़ाया जाता था और जरूरत पड़ने पर ही इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। क्यूई शोधन की 9वीं परत पर डिंग जेन ने कल रात उन 6 ताबीजों को बनाने में अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी थी और यहाँ तक कि लगातार 2 गैदरिंग स्पिरिट गोलियां भी खा ली थीं।